हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में जो ध्वनि चैप्टर है उसका एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और अगर काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यही मेरा लकी ट्रिक चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है दोस्तों अनुदैर्घ्य। इसका दोस्तों हम लोग ट्रिक आपको बताते हैं कि आखिर ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य ही होती है, क्यों होती है? तो देखिए ध्वनि में दोस्तों अगर ध्वनि हम लोग लिखेंगे तो ध्वनि में दो आता है, दो या धो, दो दो का साउंड आता है ना। ध्वनि में धो दो ऐसे करके आ रहा है, तो धो से ध्वनि, अधो से दैर्घ्य ये जो है आप देख रहे हैं। तो इसी तरह ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति हम तुरंत हम लोग क्या मार देंगे, अनुदैर्घ्य। ध्वनि में धो, अनुदैर्घ्य में धो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनमें से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बिल्कुल ही क्या है, सही है। सॉरी, सी होगा इसका राइट आंसर, सी सही है। 0 डिग्री सेल्सियस इनकी चाल क्या होगी, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि ये सही है। ये निर्वात में चल सकती है दोस्तों, ये ऑब्वियसली गलत है स्टेटमेंट। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। और अवश्रव्य जो होता है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है तो हम लोग नहीं सुन सकते, इसलिए अवश्रव्य मतलब सुना नहीं जा सकता है। प्राश्रव्य तरंगे वो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। प्राश्रव्य तरंगे, इनसे ऊपर की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य, प्राश्रव्य फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है, नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि ये प्राश्रव्य तरंगे है जो कि नहीं सुनी जा सकती है। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सिटी में जाकर उत्पन्न किया था? तो ये किया था गाल्टन ने, गाल्टन। अब दोस्तों प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर, देखिए दोस्तों मैं इसका ट्रिक बताता हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग नहीं बनेंगे। सीटी बजाकर, जैसे ही सीटी इसने बजाया तो क्या किया, गाल पे पड़ गया। किसके द्वारा? लड़की के द्वारा। ये लड़का था जो कि सीटी बजाया, सीटी बजाते इस लड़का के गाल पर पड़ा थप्पड़, तो गाल से याद रखें क्या, गाल्टन। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस घटना का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक तरंग जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग होता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। प्राश्रव्य। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है जिसे हम लोग दोस्तों सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, क्योंकि ये मनुष्य
इसी रेंज में सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति v1 तरंग दैर्घ्य लैम्डा और चाल v के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों? तो ये संबंध होता है v इक्वल टू लैम्डा v होता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है, तो ये वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पर सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। तो चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है, और कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ए जो सही है ये सही है, ए सही है, और आर जो क्या है ये गलत है। इसी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगी 332 मीटर, क्योंकि ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु में ध्वनि, देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 सेकंड, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए, अगर ध्वनि पे कुछ दाब अगर बढ़ाएंगे तो उस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, तो ये इतना ही रह जाएगा। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि सबसे तेज यात्रा कहाँ करेगी? स्टील इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। तो ये है प्रकाश की चाल जो होगी वो ध्वनि की चाल से अधिक होगी, इसीलिए ऐसा होता है। जिसकी चाल अधिक होगी वही तो पहले पहुँचेगी। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में ध्वनि का वेग है 330 मीटर पर सेकेंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस माध्यम में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ये दोस्तों ऑब्वियसली डिग्री दे दे या कुछ भी दे दे, ये क्या होगा? ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अब कथन और कारण वाला दोस्तों, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई देती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी दोनों सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। 27 नंबर क्वेश्चन। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। वायुयान में मैक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत की ध्वनि की सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो 30 का ये है 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40। साधारण बातचीत जैसे हम आप लोग अगर दोस्ती में बात करेंगे तो क्या होगी? 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि में भिन्न करती है। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल के साउंड का अंतर क्या होता है, किसके कारण उनकी आवाज़ में ये होता है? तो ये होता है तारत्व के कारण। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण। लता मंगेशकर की आवाज़ दोस्तों या श्रेया घोषाल की आवाज़, जो सिंगर लोग हैं, क्यों हम लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि इन लोगों का तारत्व के कारण जो होती है वो
ऐसा होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है। तो अभी मैंने आपको बताया तारतम्य तो इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए देखो, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ की तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। तारतम्य जिसका अधिक होगा दोस्तों, इसको इस तरह के क्वेश्चन में एक ही बात याद रखें, तारतम्य अधिक होगा, आवाज़ मीठा होगा और अच्छा लगेगा सुनने में। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर आवृत्ति तारतम्य तो न दिया हो तो क्या होगा, आवृत्ति ध्यान रखेंगे। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि गुणता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ये ध्रुवन। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर 95 डेसिबल हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने में ध्वनि प्रदूषण होता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है तो जूझ जानवर कम होती है, किसके कारण होता है? डॉपलर का प्रभाव होता है, डॉपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल होता ही नहीं है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंग दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये होगा दोस्तों ध्रुवन। प्रकाश में तो ध्रुवन होगा, लेकिन किस में नहीं होगा? ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता, इसीलिए ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? उस स्थिति में ध्वनि सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। जैसे हम लोग दो हाथ रख के मुंह पे हाथ रखते किसी को पुकारते हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, जो हमको रिटर्न, जैसे ये कोई चीज़ है इस पर रिटर्न ध्वनि जो घूम के आ जाती है वही। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 17 मीटर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ये होती है रेडियो तरंग का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है दोस्तों 1/10। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा उसको? तो ये होना पड़ेगा 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप काम करेगा परावर्तन के सिद्धांत पर, क्योंकि जैसे हम हृदय पे रखते हैं दोस्तों स्टेथोस्कोप, तो क्या करता है ये रिटर्न हमको साउंड देता है, इसलिए परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगे परावर्तन।
प्रतिध्वनि में से यही दोस्तों याद रखेंगे, रिटर्न जो आती है परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था सेबिन ने। अनुरणन काल और हॉल के आयतन के बीच। गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल क्या होता है? तो गुंजहीन हॉल का अनुरणन 0 सेकेंड होता है। गुंजहीन मतलब कोई आवाज़ नहीं, यानी शून्य। क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने की पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव होता है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण? तो यही दोस्तों अनुनाद के कारण। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, तो इसका कारण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। किस कारण से? तो ये व्यतिकरण के कारण से। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस जोन जो है वो ध्वनि तरंगों किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं व्यतिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। ये किसके कारण संभव है? तो यह है विवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है ये ध्वनि के कारण। अभी आप लोगों ने देखा डॉपलर प्रभाव ध्वनि के कारण, इसीलिए डॉपलर प्रभाव जहाँ गए ध्वनि के प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों? ये रिपीटेड क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव रिपीट, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ये सीक्वेंस होता है दोस्तों। ध्वनि का वेग जो हम लोग करेंगे सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में और उसके बाद गैस में। ये सीक्वेंस होता है इसका, ठोस द्रव गैस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है दोस्तों। अभी हम लोगों ने ऊपर पर प्राश्रव्य तरंगे क्या होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से जो भी ऊपर होगा वो क्या होगा? प्राश्रव्य में आएगा। इसीलिए निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह है अवरक्त, रात में। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो ये होती है लकड़ी में ध्वनि, यानी ठोस में। जहाँ भी आए दोस्तों ठोस में टिक लगाएंगे। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायु की चाल कितनी होगी? ये दोस्तों अगर हम लोग इसको दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 664 मीटर पर सेकेंड। 75 नंबर, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये होगी लोहा में, यानी ठोस में। अभी मैंने आप लोगों को बताया ध्वनि की अधिकतम कहाँ होगी? ठोस में। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है यह है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती है? शून्य में संचरण नहीं करेगी ध्वनि तरंगें निर्वात में, मतलब
ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती है? निर्वात में। अभी मैंने आप लोगों को बताया। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनार। समुद्र में जब हम लोग आवाज़ की पहचान के लिए इसका प्रयोग करते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना प्राश्रव्य तरंगे उच्चतर आवृत्ति की होती है और क्या होती है? ये नहीं सुनाई देती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ये प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। दोस्तों यहाँ पे गौर करेंगे थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का समुद्र की गहराई मापने के लिए। एकॉस्टिक विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये ध्वनि से संबंधित होता है। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T5 निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के प्रयोग किए जाने उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं सोनार। मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। 87 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये होता है आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि आवृत्ति। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन के ट्रिक बने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन के तो ट्रिक दोस्तों नहीं बने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका ट्रिक नहीं बनता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।